शहबाज राना साहब, टैक्स आदाफ के हवाले से जरूर हम आपसे बात करना चाहेंगे। पिछली बार जब ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी, बहुत ज्यादा दावे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हुकूमत की। उस वक्त भी आप बहुत ज्यादा पुरुमीद हमें नहीं नजर आए थे, तो अब फिर उसका क्या रिजल्ट निकला? अब किसी कोई रियल एस्टेट स्कीम के हवाले से भी बात हो रही है, यहाँ पर क्यों अहदाफ पूरे ना हो सके? FBR की कारकर्दगी क्या रही और रुकावटें क्या पेश आई हुकूमत को? मिसब साहब, जो ताजिर दो स्कीम है इसके ऊपर तो अब हुकूमत ने खुद बात करना छोड़ दिया है। इन्होंने IMF से वादा किया था कि हम ताजिरों से अंडर द ताजिर दो स्कीम, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, कोई और टैक्स नहीं, कि 50 अरब रुपया इजाफी पूरे माली साल में हम इकट्ठा करेंगे। ये इजाफी की बात हो रही है और हार्डली 15 लाख रुपया भी शायद इकट्ठा नहीं हुआ। जब मैंने लास्ट नंबर चेक किया तो अब तो मैंने भी चेक करना छोड़ दिया है, हुकूमत ने भी बात करना छोड़ दिया। कोई 13-14 लाख रुपये से ज्यादा नहीं था। चले आप मार्जिन दे दें इनको 15 लाख रुपया। अब 15 लाख रुपया ताजरों से ताजर दो स्कीम के तहत इकट्ठा हुआ है और सैलरीड क्लास ने 7 माह में 285 अरब रुपया पे किया है, जिसमें 100 अरब रुपया इजाफी है। एक नंबर ये ले ले। दूसरा, कुछ हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्सेस भी ताजरों पे भी लगाए हुए हैं, होलसेलर्स के ऊपर भी लगाए हुए हैं। अगर आप इन दोनों नंबर्स को जमा भी कर लें, होलसेलर जिसने कुछ 13.5 अरब का विद होल्डिंग टैक्स पे किया, ताजिर ने कुछ तकरीबन 19.5 अरब रुपए का टैक्स पे किया। ये अनरजिस्टर्ड है, याद रहे, क्योंकि हुकूमत का मकसद इनको रजिस्टर्ड करके इनसे पैसा लेना था, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। 2.5% विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद में कुछ 19.5 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है। ताजरों का 19.5 अरब रुपया, उनका लाइफस्टाइल देख लें और अपना, मेरा और हम जैसे सैलरी क्लास के लोगों का लाइफस्टाइल देख लें। हमने 285 अरब रुपया इकट्ठा किया। हुकूमत क्यों नाकाम हुई? इसके लिए ताजरों के पीछे जाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉलिटिकल विल है, वो हुकूमत के पास नहीं है। इस वक्त कवानीन का कोई मसला नहीं है, कानून में अभी भी ये चीज लिखी हुई है कि अगर कोई ताजर रजिस्टर्ड नहीं होता तो FBR के पास इख्तियार है, उसको एक नोटिस दे, फिर ना रजिस्टर्ड हो दूसरा दे, और दूसरे नोटिस के गालिबन 15 दिन के बाद या कुछ इसके अंदर टाइम है, आप उसकी दुकान जाके सील कर दें। मुझे हुकूमत ये बता दे कि इन्होंने पिछले 1 साल में कितनी दुकानें सील की हैं। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने एक नंबर तो दिखाया ताजरों की रजिस्ट्रेशन का, गालिबन 4 लाख या कुछ। फ्रैंकली मैं उसकी इंडिपेंडेंट इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। ये नंबर चेक करना चाहिए कि ये वाकई इतना है या नहीं, क्योंकि टैक्स कलेक्शन वहां से नहीं आ रही। अगर वो रजिस्टर हो रहे हैं तो पैसा किधर जा रहा है? तो ये जो पॉलिटिकल विल की जो कमी है उसकी वजह से। जहां तक आपने बात की रियल एस्टेट सेक्टर की एमनेस्टी स्कीम की या पैकेज की, वो चीज एक डिमांड आई थी और वो डिमांड इस चीज से जनरेट हुई कि जब हुकूमत ने एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया कि अगर कोई बंदा जो उसके पिछले साल के जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो एक खास हद से ज्यादा नहीं है तो कोई नई गाड़ी या कोई नया प्लॉट या घर नहीं खरीद सकता। अगर आपका 100 रुपए का डिक्लेयर्ड असासा है FBR के पास तो आप 130 रुपए से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते। ये कानून पास तो नहीं हुआ, प्रपोज हुआ था पार्लियामेंट में। राना एहसान साहब बताएंगे वो कानून अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ, पास नहीं हुआ, क्योंकि जब वो कानून पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर तो इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। जिनके पास ब्लैक या अनटैक्स मनी थी उन्होंने कहा जी आप तो मारे गए तो हमें एमनेस्टी दें। उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि 1 करोड़ रुपए तक के जो असासे हैं वो उसके ऊपर एमनेस्टी दी जाए। आरिफ हबीब साहब जो बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रुप के वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपए तक की टैक्स एमनेस्टी की बात की। खैर वो हमने खबरें की तो वो मामला फिलहाल एमनेस्टी की हद तक रुक गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक जो पैकेज है उसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। वो अभी अगर IMF को मनवाने में कामयाब हो गई तो शायद अभी आ जाएगा, वरना फिर जून में दोबारा डिस्कस होगा। लेकिन सबसे जो चीज़ आपको नजर नहीं आती वो ये नजर नहीं आती कि हमारे वज़ीर आज़म ने ना सैलरीड क्लास के लिए कोई टास्क फोर्स बनाई है और ना ही उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, ना ही कभी सैलरी क्लास को बुला के पूछा तुम लोग के मसले मसाइल क्या हैं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की ताजरों की पूरी एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, FBR में, तो वो अपने काम करवा लेते हैं। तो ये एक डाइकॉटमी है। 285 अरब का फिगर मैं 12 ले रहा हूँ 7 माह का, 285 अरब एक साइड पे कर लें और 19.5 अरब रुपया एक साइड पे देख कर लें तो आपको हुकूमत की प्रायोरिटीज का पता चल जाता है। अभी हुकूमत हमें यह कह रही है कि जब तक दूसरी साइड से इंप्रूवमेंट नहीं आएगी तो हम आपका बोझ नहीं कम कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप ईमानदार हो और आपको और सजा इसलिए मिलेगी कि जो चोर है, चोर को पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। ईमानदारी और एहसास करने की यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क के साथ शेयर करने की सजा। राना साहब, ये आम आदमी तनख्वाहदार हर कोई ये जानना चाहता होगा कि हम महदूद किस्म की तनख्वाह लेते हैं और सबसे जिम्मेदार हम ही ठहरे इस मुल्क के अंदर, सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी देते हैं। क्या वजह है कि 2 अलग अलग पाकिस्तान है इन ताजरों के लिए जिनके लिए आप स्कीम्स भी मुतारिफ कराते हैं? उसके बाद इस बात के ऊपर कैसा क्रेडिट लेना या खुश होना कि अनरजिस्टर्ड ही रह गए ये ताजिर, ना ही वो रजिस्टर हुए और फिर आप जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी कुछ करने जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का रवैया नहीं है हुकूमत का, एक आम शख्स के लिए जो तनख्वाहदार तबका है और दीगर ये तबकात हैं।
देखें, सबसे पहले तो एफबीआर ने गालबन तकरीबन 25 से 26% टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया है। अब ये इस चीज़ के बावजूद है कि एवरेज इन्फ्लेशन 6% पे है और जो फर्स्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 1% पे है। तो अगर ये 7% आप इसको इजाफे को माइनस कर लें 26 में से, तो 19% इजाफा जो है वो टैक्स मेजर्स, टैक्स एवेजन को कम करना या टैक्स नेट को बढ़ाने की वजह से हुआ है, जो कि 11-1200 अरब। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इजाफा है वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको शहबाज राना साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा जो 26% जो टैक्स नेट में टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, एक लो इन्फ्लेशन लो ग्रोथ के फेज के अंदर इतना बड़ा इजाफा एक अच्छी एफर्ट है। लेकिन जो ताजर दो स्कीम है उसके अंदर ये रियलाइज हुआ कि 3 से 3.5 मिलियन ताजर हैं टोटल। तो अगर 3.5 मिलियन ताजरों के ऊपर क्रैकडाउन करने से बेहतर है कि जो 90% जिनका टैक्स बनता है, जो 3-4 लाख जो बड़े ताजर हैं, उन पे अगर फोकस किया जाए इनिशियली तो वो ज्यादा सूदमंद होगा। और फिर सेकंड फेज में आप जो है जो छोटे ताजर हैं आप उनको ले आएंगे और उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर अभी जो है वो डिस्कशन जारी है कि कैसे करना है। लेकिन एफबीआर का फोकस है कि वो जो पहले जो 10% जो बड़े ताजर हैं, जो 90% जिनका टैक्स देना बनता है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि वो वही सारी टैक्स एवेजन हो रही है। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, कोई एमनेस्टी प्रॉपर्टी की नहीं आ रही। इसके ऊपर डिस्कशन, लोग राय भी देते हैं, लोगों की कोशिश भी होती है कि ऐसी चीज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं, इस तरफ हम नहीं जा रहे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शहबाज राना साहब ने कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उसके ऊपर प्लानिंग जारी है और उसके ऊपर जल्द हमारा कोशिश है कि कोई पैकेज हम लेके आएँ कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर फोकस हो और प्लॉटों को कोई रिलीफ हम नहीं देना चाहते। देखें, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, इस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर को भी इदराक है कि जो सैलरी क्लास है उसके टैक्स रेट अब एक हाईएस्ट रीजन में भी एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ गए हैं और इनमें मजीद इजाफा तो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। बल्कि हुकूमत समझती है कि सबसे पहले अगर हमने किसी को रिलीफ दिया अगले बजट में मुमकिन तौर पे तो वो सैलरी क्लास ही होगा। और उसके लिए दुरुस्त फरमाया कि हमें जो है वो अपने टैक्स नेट को और टैक्स एवेजन को काबू करेंगे तो ये मुमकिन होगा, जिसके ऊपर सारी रिफॉर्म्स फोकस्ड हैं। पूरी एफबीआर की रिफॉर्म्स जो हैं उनका एक ही मकसद है, टैक्स एवेजन को काबू में लेके आना और टैक्स नेट को बढ़ाना। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखें, बात यह कि अभी एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, आगे भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसी के लिहाज से जो है वो काम कर